वेलकम टू सीकर स्मार्ट क्लासेस में सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भूगोल, जिसमें कि आपदा प्रबंधन से संबंधित चैप्टर 15 को मानव जनित आपदाएं, नाभिकीय, जैविक और रासायनिक। इसके पहले क्लास 9 में चैप्टर 14 से आपदा से संबंधित चैप्टर हैं। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में या लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज का जो चैप्टर है 15 मानव जनित आपदाएं, नाभिकीय, जैविक और रासायनिक, मैन मेड डिजास्टर, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिजास्टर। देखिए ये सारे जो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट। इसमें मिडिल क्वेश्चन से लेकर चैप्टर आपको रीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें सारी चीज आपको कवर कर लिए गए। तो पहला प्रश्न है, मानव जनित आपदा या दुर्घटना किसे कहते हैं? जो आपदाएं या दुर्घटना मानवीय भूलों, कार्यकुशलता की कमी, लापरवाही, अज्ञानता, अविवेक या अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की लालसा में होड़ लगाने की प्रवृत्ति या दुस्साहस से घटित होती है ना, उन्हें मानव जनित आपदा या दुर्घटना कहते हैं। देखिए मानव जनित आपदा क्या है कि जो देखिए मानवीय भूल के कारण हो या कहीं ना कहीं किसी जो काम नहीं होने वाला चीज है उसको भी अगर मनुष्य तत्पर है कि उसको करके ही रहेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी कोई आपदा हो जाती है ना, तो इसको मानव जनित आपदा कहते हैं। मानवीय भूल से कौन कौन से आपदाएं घटित हो रही है? देखिए मानवीय जो भूल है उससे नाभिकीय प्रदूषण है ना, विस्फोट, रासायनिक प्रदूषण, जैविक आपदाएं, ये सब सारे आपदाएं हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय प्रदूषण के बारे में। देखिए पहला है, किन धातुओं के नाभिकीय विखंडन से अपार ऊर्जा मिलती है? देखिए नाभिकीय जो कुछ ऐसे धातु है जिसका नाभिकीय विखंडन होता है, अगर टूटता है ना, तो काफी ऊर्जा निकलता है। वो कौन कौन से धातु है? तो यूरेनियम है, रेडियम है, प्लूटोनियम है इत्यादि है। ठीक है, तो ये जो है ये सब जो धातु है ना, यूरेनियम, रेडियम और प्लूटोनियम, ये सब से काफी ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम आदि के किरणों है ना, क्रियाओं से कौन सी किरण निकलती है? देखिए इससे जो घातक किरण निकलती है उसका नाम है अल्फा, बीटा और गामा किरण। ये सब किरण जो है ये सब काफी घातक है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? देखिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 9 अगस्त को पहले 6 अगस्त को गिराया गया था और फिर 9 अगस्त को गिराया गया था। पहला जो बम था जिसका नाम था लिटिल मैन, ठीक है, लिटिल बॉय, और दूसरा था फैट मैन। ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन 2 परमाणु बम गिराया था, जबकि 1945 में है ना गिराया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए पहला परमाणु ऊर्जा का जो आयोग, क्योंकि देखिए परमाणु ऊर्जा हम लोग के लिए घातक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि इससे काफी ऊर्जा निकलता है और काफी अच्छा सिद्ध होता है कहीं ना कहीं किसी काम को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कोई गलत इस्तेमाल कर देता है। जैसे देखिए, तो ये परमाणु, भारत में भी परमाणु ऊर्जा जो गठन हुआ 1948 में हुआ है, 10 अगस्त 1948 को। भारत की पहली परमाणु भट्टी अप्सरा ट्रॉम्बे की स्थापना कब की गई थी? देखिए भारत में भी परमाणु भट्टी जो है इसका नाम अप्सरा ट्रॉम्बे, ठीक है, तो ये स्थापना किया गया था ये 4 अगस्त 1956 को। ठीक है, 4 अगस्त 1956 को स्थापना किया गया था। आप लोग देख सकते हैं ये वाला हो गया है ना, तो ये जो है ये परमाणु भट्टी जिसमें कि इसका जो क्रिया करके इसमें इसमें जो ऊर्जा को निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु बम विस्फोट कब और कहां कराया गया था? देखिए 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में, है ना, पोखरण, राजस्थान में पोखरण में जो है खुला जगह है जहां पर कि अगर कभी विस्फोट भी कराता है तो कोई नुकसान उतना नहीं होता है, इसलिए वहां पर परीक्षण के लिए बनाया गया। वो परमाणु जो बनता है तो कहीं ना कहीं उसका टेस्ट वहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार थर्मोन्यूक्लिक है ना बम विस्फोट कब कराया गया? देखिए ये भी थर्मोन्यूक्लिक जो बम है ये भी विस्फोट करा के जांच करवाया गया था, ये भी पोखरण में कराया गया था 11 और 13 मई। ठीक है, तो आपके बुक में जो लिखा होगा 13 मई लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों जो गूगल पर था दोनों था डेट, इसलिए कि आपको जो है इसमें परीक्षण कराया तो दोनों दिन करवाया, 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में कराया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय स्पेस रिसर्च प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? देखिए 1962 में स्टार्ट हो गया था, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था वह हुआ था 1962 में स्टार्ट हो गया था। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन कौन से हैं? देखिए भारत में जो प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो पहला तारापुर ऊर्जा स्टेशन जो महाराष्ट्र में पड़ता है, आप लोग इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र स्टेशन जो है यह राजस्थान में, इसको राजस्थान को ब्रैकेट में कर लीजिएगा। काकरापारा या काकरापार बोलते हैं परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कि गुजरात में है। कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु को ब्रैकेट में कर लीजिएगा। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये सब जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अब इतना परमाणु ऊर्जा केंद्र बन चुका है हमारे देश में, है ना।
परमाणु हथियारों को रोकने के लिए कौन सी संधियां की गई है? तो देखिए परमाणु को रोकने के लिए दो समिति किया। कहीं ना कहीं अगर परमाणु हमला होता है तो कहीं ना कोई देश जो है वो अपने अनुसार से उसको रोकने का प्रयास करेगा। अगर मान लीजिए कोई देश, अगर ट्रीटी करने से फायदा यही है कि अगर कोई देश पर कभी हमला होता है तो दूसरे देश वाला उस पर हमला कर सकता है, इस डर से वह कभी परमाणु हमला ना करेगा। ठीक है, तो दो जो है यहाँ पर है कि एक है सीमित परमाणु परीक्षण संधि और परमाणु अप्रसार संधि। ये दो ट्रीटी है जो कि संधि होता है ना, परमाणु हथियार को रोकने के लिए संधि हुआ है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के बाद अब तक किसी देश ने युद्ध में परमाणु अस्त्र का प्रयोग करने का साहस नहीं किया। मतलब यहाँ पर होगा कि यहाँ पर क्यों नहीं, मतलब क्यों, ये क्वेश्चन है कि अगर मान ली उसमें जब परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी, उसके बाद कभी नहीं गिराया गया, रीजन क्या है? तो देखिए बड़े पैमाने पर होने वाली जनहानि का मतलब बहुत सारे लोग मारे गए थे, है ना, और इसका प्रभाव कई वर्षों तक, आज 75 लगभग साल बीत चुका है, लेकिन सब समझिए कि उस समय से अभी तक, है ना, उसका प्रभाव आज भी देखा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर भी बहुत घातक माने जाते हैं। क्यों? देखिए क्योंकि इससे विकिरण हो सकता है। विकिरण का मतलब जो काफ़ी किरण निकलता है और काफ़ी पैमाने पर घातक सिद्ध होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत नुकसान कर जाता है, इसलिए ये भी नुकसानदेह है। परमाणु ऊर्जा को घातक जानते हुए भी भारत उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण में लगा है। क्यों? देखिए कहीं ना कहीं परमाणु ऊर्जा जो है बहुत घातक है, फिर भी अभी भी इंडिया जो है इसके पीछे लगा हुआ कि परमाणु से ऊर्जा निकलने वाले जो चीज़ जो वहाँ पर जो बना गया इसका केंद्र जो है वहाँ पर आज भी वहाँ पर ऊर्जा का केंद्र बनाकर वहाँ से ऊर्जा को फैक्ट्री बनाकर इससे परमाणु से ऊर्जा निकाला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं घातक है, फिर भी इसको यूज करा। क्यों? क्योंकि ताकि ऊर्जा का जरूरत को पूरा किया जा सके। कहीं ना कहीं ऊर्जा जो है ना, काफ़ी ऊर्जा इससे मिलता है, इसीलिए इसका जरूरत को पूरा करने के लिए इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है रासायनिक आपदा। प्राचीन काल में रसायनों का उपयोग किस तरह होता था? देखिए प्राचीन काल में जो होता था कहीं ना कहीं रसायन का उपयोग, तो औषधि बनाने में, दवा बनाने में पहले भी होता था, रंग रोगन पहले भी होता था, बारूद बनाने में ये भी पहले होता था, शराब बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन इत्र। जरूरी नहीं है कि आज हम केमिकल का इस्तेमाल करें, केमिकल का इस्तेमाल कई वर्ष पहले से ही हो रहा है, लेकिन किस तरह से वो लोग इस्तेमाल करते थे वो सारे हैं। नेक्स्ट है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? देखिए 1965 से 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ। इससे कहीं ना कहीं खेतों को उपज करने के लिए पेस्टिसाइड या फिर उर्वरक खाद वगैरह छिट तो दिया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं मिट्टी में काफ़ी नुकसान करता था, है ना। और यह जो है हरित क्रांति स्टार्ट जो हुआ था वह हुआ था 1965। कहीं ना कहीं बोले ना, अनाज इसमें अधिक से अधिक आपको प्राप्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसानदेह ज़्यादा होगा। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियां की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। देखिए कुछ ऐसा काम होता है जो कि देखिए बहुत क्या होता है, आगे पीछे देख के हर चीज़ को काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये नुकसान कितना होने वाला है, साइंस भी यही कहता है कि आप हर चीज़ का जांच पड़ताल करके ही उसका परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो यही होता है सतत पोषणीय विकास। अगला है अम्ल वृष्टि किसे कहते हैं? तो जब बारिश की बूंदों के साथ, है ना, अम्लीय पानी धरती पर गिरता है, अम्ल का पानी। अब देखिए अम्लीय पानी आता कहाँ है? आसमान में, तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। जबकि वर्षा का पानी तो सबसे शुद्ध पानी, फिर अम्ल ऊपर आया कहाँ से? देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि अम्ल वृष्टि का क्या कारण, आखिर में ये अम्ल वर्षा होता है, इसका रीजन क्या है? तो जब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, तो ये और प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाती है तो वायु प्रदूषित हो जाता है। ये प्रदूषक वायु में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए ये कौन सा अम्ल बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और नाइट्रिक अम्ल बना देता है। ये दोनों जो अभिक्रिया करता है, ये दोनों, और करने के बाद क्या होता है? ये अम्ल बना देता है, का निर्माण करता है, जो वर्षा के जल के साथ मिलकर पृथ्वी पर अम्ल वर्षा के रूप में बरसते हैं। इसी को कहते हैं अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वृष्टि या वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट है औद्योगिक जगत में अब तक का सबसे बड़ी आपदा कब और कहाँ आया था? देखिए औद्योगिक जगत में सबसे बड़ा जो आपदा आया था वो भोपाल में 1984 में आया था। बहुत गजब का आपदा, है ना, हुआ। रीजन क्या था? देखिए भोपाल गैस त्रासदी, एक बार टैंक से जो है ना वो गैस लीक हो जाता है। रीजन क्या है? तो देखिए नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी कैसे हुआ था? तो शहर के बाहरी सिरे पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में कीटनाशकों का उत्पादन होता था, कीड़ा को मारने के लिए दवा बनता था। अब हुआ क्या? इसमें मेथिल आइसोसाइनेट, है ना, होता है, यौगिक बनाकर इसमें कीटनाशक बनाया जाता था। आधी रात को क्या हुआ? मेथिल आइसोसाइनेट, है ना, कि एक टंकी में छेद होने से रसायन बाहर रिसने लगा। देखिए हुआ क्या? टंकी में था, मतलब किसी तरह से छेद हो गया था और वो जो है ना केमिकल बहने लगा और शीघ्र ही लगभग 45 टन रसायन बह गया। और बहने से क्या हुआ कि वह प्रदूषक
हवा में फैल गया था और इससे काफ़ी नुकसान हुआ था, है ना, काफ़ी लोग मारे गए थे। देखिए आंकड़ा कितना है, तो लिखा भारत में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था, तो आपको इसको याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको कहते हैं CH3, जो 3 है आप नीचे लिखिएगा, और NCO, ठीक है, CH3NCO जो है, यह जो है मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है, आपको दोनों याद रखनी, इसके रिसाव के कारण हुआ था और काफ़ी लोग मृत्यु हुआ था। देखिए कितने लोग मरे थे। भोपाल गैस त्रासदी में कितने लोगों की जान चली गई थी। देखिए भोपाल जो गैस त्रासदी हुआ था, सरकारी आंकड़ा जब दिखाया गया था तो 3787 बताया, ठीक है, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब उसको बताया तो उसके हिसाब से 15,724 लोग मारे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, रासायनिक रिसाव से बचने के लिए कौन सा तत्कालिक प्रबंध करना चाहिए। अगर बाय चांस कभी रासायनिक रिसाव होने लगा, कहीं कहीं केमिकल वगैरह कहीं निकलने लगा है और कहीं ना कहीं हवा में फैल रहा है, तो उसके लिए आपको कौन सा प्रबंध कर लेना है। सबसे पहले गैस रोधी मास्क, है ना, दस्ताना, ट्राउजर और जूते हर कर्मचारी के पास रहना चाहिए। अगर कोई काम कर रहा है, अगर फैक्ट्री में अगर कभी रिसाव अगर होता है तो ये हमेशा उसके पास रहना चाहिए, वो पहन के ही काम करे तो बढ़िया है। सभी कर्मचारियों का एक निश्चित अंतराल के बाद चिकित्सकों द्वारा जांच होनी चाहिए। अगर बाय चांस अगर ऐसा कभी हो गया तो डॉक्टर उसको अच्छे तरीके से जांच करे कि उसका स्वास्थ्य कैसा है। गैस रिसाव रोकने की तकनीक का उपयोग करना चाहिए। अगर उसको रोकने का कोई भी तरकीब है, तकनीक है, तो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। गैस के संग्रह के उपकरणों को मानक स्तर का रखना चाहिए। देखिए गैस का जो संग्रह है कहीं ना कहीं मानक स्तर का, मतलब जितना चाहिए और कहीं ना कहीं केमिकल के हिसाब से जो बन रहा है उसी के हिसाब से रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं करना पड़ेगा, नहीं होगा। नेक्स्ट है, रासायनिक रिसाव से बचने के लिए कौन सा दीर्घकालिक प्रबंध करना चाहिए। तो देखिए जहरीली गैसों के रिसाव से बचने के लिए उसमें लिखा उससे दूर रहें। अगर बाय चांस जहरीला गैस होता है उसके हिसाब से उसका अगर कहीं कहीं जहरीला गैस अगर कहीं लीक हो रहा है तो उससे सबसे पहले दूर रहना चाहिए। बरसाती पानी की नालियों में रसायन ना डालें। बहुत कोई क्या करता है, बरसाती जो पानी जहाँ पर जाता है कहीं ना कहीं वो नदी और कहीं पर मिलता है तो उसमें कोई रासायनिक अगर चीज़ डाल देता है तो उसको जो आगे अगर बह के कहीं जा रहा है पानी तो उसको कोई भी यूज करेगा तो उसमें उसकी जान जा सकती है ना। रासायनिक सुरक्षात्मक कपड़े पहने, दस्ताने का प्रयोग करें, आंखों की सुरक्षा पहने, है ना। तो ये सब सारे करने से आप रासायनिक के रिसाव से बच सकते हैं। ये दीर्घकालिक है, पहले से आप इसको व्यवस्था करके रखना चाहिए। लास्ट है कि जैविक आपदा, ये क्या होता है। तो देखिए जैविक आपदा क्या होती है, तो लिखा हुआ है जैविक आपदा एक ऐसी आपदा है जो मनुष्यों, जानवरों और पौधों के बीच बैक्टीरिया, विषाक्त पदार्थ या वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण तेजी से फैलने वाली बीमारी। देखिए जैविक आपदा क्या होता है कि मनुष्य के, देखिए ये मनुष्य को होता है किस तरह, तो मनुष्य हो, जानवर हो या किसी तरह बैक्टीरिया, विषाक्त या किसी वायरस के कारण से अगर कोई भी आपदा होता है तो उसको जैविक आपदा कहते हैं। मतलब जीव से जीव को मतलब एक तरह से मृत्यु मिलता है, ठीक है। जैविक आपदा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है उसके नाम लिखो। देखिए जैविक आपदा को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला कम विनाशकारी, फिर है घातक बीमारियां, बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाली अति घातक बीमारियां, दीर्घकाल तक प्रभावित करने वाली बीमारियां। ये सब सारे जो हैं 4 कैटेगरी में बांटा गया है किसको, जैविक आपदा को, है ना। तो सबसे पहले आते हैं कम विनाशकारी बीमारियां क्या होती है। देखिए सामान्य चिकन पॉक्स, है ना, कैनिन, हेपेटाइटिस जैसे बीमारियां सूक्ष्म जीवाणुओं और वायरस से उत्पन्न होती है और ये फैलती है, ये कम विनाशकारी है ना, मतलब उतना ज़्यादा विनाशकारी नहीं होता। एक होता है घातक बीमारियां क्या होती है, तो हेपेटाइटिस A, B, C, इन्फ्लुएंजा, लाइम डिजीज, है ना, उसके बाद है मीजल्स, चिकन पॉक्स और एड्स जैसी घातक बीमारियां में आती है। ये सब काफ़ी घातक बीमारियां हैं। ये भी विषाणुओं और वायरस से उत्पन्न होती है और फैलती है, ठीक है। तो ये सब अति घातक बीमारी हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है, बचने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होता है। नेक्स्ट है बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाला अति घातक बीमारियां क्या होती हैं, तो एंथ्रेक्स, पश्चिमी नील वायरस, वेनेजुएलिन, है ना, लिखा हुआ है इंसेफ्लाइटिस, स्मॉल पॉक्स, ये सब जितने भी हैं, इसको ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं वायरस, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर, मलेरिया, हैजा और डायरिया इत्यादि बीमारियों को रखा गया है जो बड़ी जल्दी एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। तो ये सब जो है बहुत जल्दी फैल जाता है और ये सब बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, इसलिए ये सब बीमारी जो है अति घातक में आती है। अगला दीर्घकाल तक प्रभावित करने वाली बीमारियां क्या है, तो इस वर्ग में अत्यंत घातक बीमारियां आती हैं
जो या तो जल्दी मृत्यु का कारण बनती है या बहुत देर तक इसका पता चलता है, तब तक इसकी स्थिति नाजुक हो जाती है। मतलब आपको पता भी चला तो लेकिन तब तक देर हो चुका है। कौन कौन सी बात? एड्स वायरस लिखा हुआ है, वोलिवियन अर्जेंटियन फीवर, ब्लड फ्लू, डेंगू बुखार, मारगर्व है ना, मारवर्ग बुखार, एबोला बुखार इत्यादि। ये सब जो भी है दीर्घकालिक है ना, या तो तुरंत मृत्यु हो सकता है या फिर पता ही देर से चलेगा तो ये भी नुकसान हो सकता है। तो कहने को ये सब बीमारियां आते हैं। अगला है जैविक अस्त्र किसे कहते हैं? युद्ध के मारक अस्त्रों में अब नई तकनीक के अस्त्र बनाए गए हैं जिन्हें जैविक अस्त्र। देखिए अब क्या है ना, अब अस्त्र जब जीव से मतलब कहीं ना कहीं जैविक अस्त्र बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं अगर कहीं कोई देश में अगर हमला होता है, कहीं लड़ाई होता है, तो अब जैविक अस्त्र भी बनाया गया है। कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से एक नया तकनीक है जो कि इस्तेमाल कर सकता है। जैविक आपदा से बचाव के उपाय बताइए। देखिए जैविक आपदा से बचाव निम्नलिखित। सबसे पहले स्वच्छ और ताज़ा पानी और गर्म भोजन करना है ना, जल को उबालकर पीना, अनजानी वस्तुओं को है ना छूते समय दस्ताना पहने रखना है ना रहना। तो ये सब सारे चीज से आप जैविक आपदा से बचाव का उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी आपदा से बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोधर्मी प्रतीक का विकास किसने किया था? देखिए कैलिफोर्निया है ना, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने ये क्या किया, जिससे मान ली कहीं आपदा आता है तो कहीं ना कहीं एक प्रतीक बना दिया था। ठीक है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ट्रॉम्बे में किया गया था, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र का स्थापना किया गया था। तमिलनाडु के टूटीकुरान है ना, ऐसे तूतीकुरान होगा, वैसे यहाँ पर वर्ड गलत लिखा हो, तूतीकुरान तांबा उत्पादक केंद्र में गैस के रिसाव से किस प्रकार की बीमारियां फैली थी? देखिए जब तमिलनाडु में एक बार रिसाव हुआ था, तूतीकुरान में एक जगह है जो कि तांबा के उत्पादक केंद्र था, तो वहां पर जो है ना एक बीमारी फैला था, उसमें उल्टी और सीने में जलन। ज़्यादा से ज़्यादा जो मोस्टली ये बीमारी हुआ था लड़कियों को हुआ था। लगभग 90 लोग छाती के जलन से है ना, ब्रेस्ट के जलन से, और काफ़ी लोग मर गए थे। तो ये इसमें काफ़ी नुकसान किया था लड़की लोग को है ना। रीजन क्या था तो वो पूरा डिटेल से आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स क्या है? तो अति सूक्ष्म विषाणु है। ये जो है ना एंथ्रेक्स अति सूक्ष्म छोटा सा बिल्कुल बहुत छोटा बीमारी है, सॉरी विषाणु है। अगला है कीटनाशकों में किसका प्रयोग सबसे अधिक होता है? देखिए कीटनाशकों में गैमेक्सेन और डीडीटी बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कीटाणु को मारने में, या नाली वगैरह कहीं गंद देता है तो इसको छींटता है। ठीक है, किस देश में लाखों यहूदी की हत्या विषैली गैसों के चैम्बर में की गई थी? देखिए जर्मनी में जो है गैस के चैम्बर में जो है ना उसमें जान के कहीं ना कहीं लीक करवा दिया गया था, विषैला जहर को फैला दिया गया था, जिससे काफ़ी लोग उसमें मारे गए थे है ना हिटलर के समय। तो ये रहा चैप्टर 15, जो कि आपने 14 अगर नहीं देखा बिल्कुल उसको पहले देख लीजिएगा, उससे संबंधित ये 15 है। इसमें सारी चीज़ आपको कवर करवा दी है, इसमें आपको एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।